हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और हमारी जो सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 37 वीडियो है। रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर 2018 के शिफ्ट बाय शिफ्ट जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसके सॉल्यूशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। और ये हमारा 4/10/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एकल आवृत्ति के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है उनको क्या बोलते हैं। मतलब एक ही आवृत्ति होती है, मतलब उनमें आवृत्ति है वो रिपीट नहीं होती है, मतलब आवृत्ति है वो बार बार नहीं होती है, एक बार ही होती है। तो आपने देखा होगा उसको बोलते हैं पर एक टोन, क्या बोलते हैं, टोन बोलते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा टोन। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि शुक्राणु और युग्मक के सहयोग से कौन सी प्रक्रिया के द्वारा युग्मनज नामक एक संरचना का निर्माण होता है। मतलब आपसे ये पूछा है कि शुक्राणु और आपके शुक्राणु होते हैं और अंडाणु होते हैं, आपस में मिलते हैं और किस प्रक्रिया के द्वारा युग्मज का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों इस प्रोसेस को बोला जाता है निषेचन, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन अंग्रेजी में। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा निषेचन या फर्टिलाइजेशन। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति जमीन से 12 किलो के सामान को 1.5 मीटर की ऊंचाई पर उठाता है तो व्यक्ति द्वारा सामान पर किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर ऐसे पूछता कि व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य तो 0 आता, लेकिन पूछा है व्यक्ति द्वारा सामान पर किया गया कार्य, तो उस स्थिति में जो देखिए यहाँ पर सामान को उठाया गया है, मतलब स्थिति में परिवर्तन किया गया है। ठीक है, हाइट में चेंज हो रहा है। तो दोस्तों अगर हाइट में चेंज होता है तो किया गया कार्य होता है mgh, यानी कि स्थितिज ऊर्जा के बराबर। अब देखिए mgh, m बराबर है 12 किलो, g बराबर है 10 और h बराबर है 15, वो 1.5। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 × 12 और 15 × 12 करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 180 जूल। क्या आ जाएगा दोस्तों, 180 जूल इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है। यानी कि डाल्टन ने सिद्धांत दिया था वो किसके लिए लागू होता है। तो आपके रासायनिक संयोजन यानी कि केमिकल कंपोजिशन के लिए यहाँ पर लागू होता है, जो डाल्टन ने जो नियम दिया था वो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि किस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। यानी कि शैवाल जो होते हैं, एल्गी होते हैं, उनको किस ग्रुप में रखा गया है। तो दोस्तों RH विटेकर था, उन्होंने जीवों को यहाँ पर अलग अलग भागों में बांटा था, 5 वर्गीकरण किए थे। तो वहाँ पर देखिए जो थैलोफाइटा था दोस्तों, थैलोफाइटा उसमें आपको जो एल्गी थे, ठीक है दोस्तों, आपके जो शैवाल थे उनको रखा था। उसका राइट आंसर आ जाएगा थैलोफाइटा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या होता है जिसकी सहायता से चीनी व्यंजक बनाते हैं। मतलब आपसे ये पूछा है कि चीनी जो होती है उसके लवण का क्या नाम है। ठीक है, उसका जो मिक्सर होता है जिससे हम चीनी को बाहर निकालते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसका रासायनिक नाम आपसे पूछा है। तो दोस्तों का रासायनिक नाम हो जाएगा मोनोसोडियम ग्लूकामेट। क्या हो जाएगा, मोनोसोडियम ग्लूकामेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी। यानी कि दोस्तों न्यूक्लियर फोर्स है वो किसने खोजा था। ठीक है, आपके न्यूक्लियर फोर्स थे उनकी खोज थी वो दोस्तों किसने की थी। तो एक वैज्ञानिक थे हिडेकी होकावा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर आपके जो न्यूक्लियर फोर्स है इनकी यहाँ पर खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निकिल से पहले कौन सा तत्व था। ठीक है, अब दोस्तों आपके मेंडलीफ ने 63 तत्वों की एक सारणी बनाई थी। वैसे तो यहाँ पर देखिए, वैसे दोस्तों ये आवर्त सारणी बहुत कम आती है कि किस तत्व के बाद कौन सा तत्व आता है। मेनली दोस्तों आपके पीरियोडिक टेबल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में पूछ लिया गया है। तो चलिए मैं आपको एक बार मेंडलीफ की आवर्त सारणी है वो यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है मेंडलीफ की आपके सारणी जो दी गई थी मेंडलीफ के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए आपसे यही पूछा है कि जो आपका निकिल जो होता है, निकिल, ठीक है, निकिल से पहले कौन सा तत्व आता है। तो निकिल से आपसे पहले कोबाल्ट है। और आधुनिक आवर्त सारणी में भी दोस्तों जो ये आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये भी आवर्त सारणी में भी आपके निकिल से पहले कोबाल्ट आता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो तीसरा पीरियड है दोस्तों, तीसरा नहीं चौथा जो पीरियड है, ठीक है, अब चौथा जो पीरियड है उसमें आता है देखिए एस, यहाँ पर देखिए 21 से लेकर जो 29 तत्व हैं वो यहाँ पर इस प्रकार से आते हैं SCTIV CRMN FeCONICUZN। ठीक है, SCTIV CRMN FeCONICUZN, ये यहाँ पर आपके 21 से लेकर 30 तक तत्व आते हैं। तो यहाँ पर देखिए निकिल से पहले कौन आता है, आपके कोबाल्ट। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निकिल से पहले कौन सा आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, निकिल से पहले दोस्तों कोबाल्ट आता है। ठीक है, तो यही आपसे पूछा था कि निकिल से पहले कौन आता है, तो कोबाल्ट CO इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ठोस है जो सीधे गैस में बदल जाता है। यानी कि जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो पहले वो द्रव में बदलते हैं फिर गैस में बदलते हैं, लेकिन कुछ दोस्तों आपके ठोस ऐसे होते हैं
जो गर्म करने पर सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, यानी कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है, एलिवेशन बोलते हैं। और दोस्तों ये आपके देखिए आपके नौसादर, नमक, ठीक है, कपूर, ये इसके राइट आंसर है। ये जब इनको गर्म किया जाता है दोस्तों आपके नौसादर, कपूर, ठीक है, तो ये अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, तो ये जब इनको गर्म किया जाता है दोस्तों तो ये क्या करते हैं, सीधे ठोस से आपके गैस अवस्था में बदल जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 10 न्यूटन का एक बल है, ठीक है, वो एक वस्तु पर कार्य कर रहा है तथा वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए कार्य होता है दोस्तों Fs cos थीटा, W बराबर Fs cos थीटा होता है, ठीक है। और मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मैंने साइंस के लिए आपके प्लेलिस्ट में फिजिक्स पूरी करा रखी है और केमिस्ट्री ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, तो अगर आप वहाँ से देखोगे तो आपकी सारी चीज़ें डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिजिक्स न्यूमेरिकल पूरे करा दिए हैं आपको 16 वीडियो बना करके। तो Fs cos थीटा होता है। अब देखिए cos थीटा अगर बल की दिशा में कार्य किया जा रहा है तो थीटा बराबर होता है 0। तो यहाँ पर देखिए Fs और cos 0, अब cos 0 का मान दोस्तों होता है 1, तो Fs यानी कि आपसे मल्टीप्लाई करना है 10 फोर्स है और S यानी कि विस्थापन है 5, तो यहाँ पर 10 × 5 बराबर दोस्तों हो जाएगा 50 न्यूटन। क्या राइट आंसर आ जाएगा इसका, 50 न्यूटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि रक्त परिसंचरण के बारे में दोस्तों सत्य है। देखिए पहला देखते हैं कि मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन का होता है, बिल्कुल सही बात है, इतना ही होता है 120 दिन का अप्रोक्स आपके। दूसरा जो है दोस्तों, दूसरा आपसे दिया गया है कि यह हमारे शरीर का कुल वजन का लगभग 7 से 8% होता है, बिल्कुल सही है। आपका जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है उसके अंदर ब्लड होता है, ठीक है, हृदय होता है, तो ये आपके शरीर का कुल वजन का लगभग 7 से 8% होता है, ठीक है। तीसरा जो है दोस्तों, रक्त कम दाब पर तेजी से बहता है, ये गलत है, ठीक है। कम दाब होता है तब कम बहता है और तेज दाब पर तेज बहता है। नहीं, लो ब्लड प्रेशर, आपने बीपी लो और बीपी हाई का नाम सुना है ना, तो अगर बीपी हाई है तो आपका रक्त दाब हो ज़्यादा होगा तो ब्लड ज़्यादा स्पीड से दौड़ेगा, और अगर बीपी लो है मतलब आपका ब्लड प्रेशर कम है ना, तो उस समय आपका ब्लड वो कम स्पीड से जाता है। और चौथा ऑप्शन है रक्त को सामान्यतः जीवन धारा बोला जाता है, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब देखिए फेरस सल्फेट को वैसे तो FeSO4 बोला जाता है, लेकिन दोस्तों इसके साथ कुछ जल के अणु जुड़े हुए होते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि जल के जो अणु जुड़े हुए होते हैं उन्हें यहाँ पर बोला जाता है क्रिस्टलन जल, यानी कि क्रिस्टलन जल आपसे पूछा है। तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना है फेरस सल्फेट के साथ 7 जल के अणु होते हैं, तब जब आपके फेरस सल्फेट का क्रिस्टल यहाँ पर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई ओम होती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई ओम किसकी होती है, तो दोस्तों मैं सबका बताता हूँ। विद्युत धारा की होती है आपकी एम्पियर, क्या होती है एम्पियर, विभवांतर की होती है वोल्ट, प्रतिरोध की होती है ओम, और विद्युत आवेश की होती है आपके कूलाम, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि ओम किसकी होती है, दोस्तों ओम होती है आपके प्रतिरोध की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया है। अब दोस्तों अवक्षेपण अभिक्रिया होती क्या है पहले तो मैं आपको बता दूं, मतलब जब आपके कोई अभिकारक होते हैं आपस में रिएक्शन करते हैं ना, तो जब एक ऐसा विलयन प्राप्त होता है जो कि उसमें मिक्सअप नहीं होता सारी चीज़ें, मतलब अच्छी तरह घुलती नहीं है, बहुत सारी चीज़ें एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होती हैं, तो दोस्तों इस अभिक्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण। मतलब जो आपका जो भी उत्पाद प्राप्त होगा दोस्तों वो पूरी तरह से मिला हुआ नहीं होगा, मतलब उसमें अलग अलग परतें संरचनाएं पाई जाएंगी, मतलब पूरी तरह से सोल्यूबल नहीं होते हैं एक दूसरे के अंदर, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं आपके अवक्षेपण अभिक्रिया। अब देखिए आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सी अवक्षेपण अभिक्रिया है। अब दोस्तों अवक्षेपण अभिक्रिया उन्हीं में ही होगी जिनमें आपका कोई आपस में दो आपस में मिलते हो। अब देखिए पहला तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं, तो 4th नंबर गलत हो जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड कैसा लग गया, तो ये तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। इसके बाद दोस्तों दूसरा देखते हैं कि मीथेन प्लस ऑक्सीजन को गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल बनता है। तो हम जानते हैं जल तो आपके क्या होता है, जल आपके बिल्कुल प्योर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके अलग होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 को आप देखेंगे सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2, जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं दोस्तों बनता है बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 और बनता है NaCl। तो दोस्तों ये जो सॉल्यूशन बनता है ये आपके होता है अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है, अवक्षेप यहाँ पर बनता है, ठीक है, यानी कि दोनों आपके सोल्यूबल नहीं होते हैं एक दूसरे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोजन से जुड़ते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाई थी तब बोला था कि अनसैचुरेटेड जो आपका वसा होती है, ठीक, अनसैचुरेटेड जो आपके जो फैट होती है वो सैचुरेटेड में बदल जाती है, मतलब संतृप्त
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज हो जाते हैं? आपके कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लेते हैं और उनमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं। मान लीजिए यहाँ जैसे हमने आपको बोला था वनस्पति तेल, ठीक है, वनस्पति तेल लिया था, वनस्पति ऑयल लिया था और उसमें हाइड्रोजन जोड़ के और यहाँ पर निकिल और पैलेडियम, निकिल और पैलेडियम, ठीक है, निकिल और पैलेडियम की उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो वनस्पति तेल दोस्तों वनस्पति घी में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा तो ऑप्शन नंबर इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निकिल और पैलेडियम। ठीक है, जब इन दोनों को आपस में इनकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन से आपके हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं और वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाता है तो इसके त्वरण की गणना कीजिए। त्वरण नहीं है, ठीक है गाइस, थोड़ा सा चेंज कर लेना। एक्सेलरेशन आपसे पूछा है तो फाइंड कार्स आरसी, ठीक है, ये गलत हो गया। ठीक है, त्वरण आपसे पूछा है कि त्वरण कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा यदि इसका त्वरण दोस्तों समान होता है। अब दोस्तों त्वरण जो होता है वो होता है ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर, इसे बोलते हैं त्वरण। अब देखिए, अब इससे पहले हमको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जो यहाँ पर स्पीड है वो दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा क्योंकि टाइम है वो सेकंड में है। तो देखिए 18 को बदलेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे तो क्या जाएगा 5। ठीक है, दूसरी निकालेंगे 36 को 5/18 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर u का मान तो आ गया 5, ठीक है, u बराबर आ गया 5, v बराबर आ गया 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए और t बराबर है 5 सेकंड, तो देखिए क्या आंसर आ जाएगा इसका, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, 10 माइनस 5 अपॉन 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको 10 माइनस 5 बराबर 5, तो 5/5 बराबर आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका दोस्तों त्वरण आ जाएगा। त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस अक्रिय गैस को आपके 5वें आवर्त में रखा गया है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको आधुनिक आवर्त सारणी याद करने की ट्रिक बताई थी केमिस्ट्री में, उसी से आपके ये सोल्व होगा, वैसे तो आप नहीं रटते रहोगे। देखिए मैंने आपको बताया था ही ना अगर कर, ही ना अगर कर 0 पे और रन आउट। ठीक है, ये ट्रिक बताई थी। ठीक है, अब देखिए ये वर्ग, ये आवर्त 1 है, आवर्त 2 है, आवर्त 3, आवर्त 4, आवर्त 5। तो आपसे ये पूछे कि आवर्त 5 में कौन सी है, तो आवर्त 5 में दोस्तों आ जाएगी जिनोन। क्या आ जाएगी, जिनोन। जिनोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर किसका अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है, यानी कि किसका मात्रक होता है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। अब देखिए सबकी बताते हैं, शक्ति की होती है आपके वाट। क्या होती है, शक्ति की दोस्तों होती है वाट। इसके बाद में दाब होती है, दाब की दोस्तों क्या होती है, दाब की 2 होती हैं। पहला तो दोस्तों आपके दाब की पास्कल होती है ना, पास्कल। लेकिन दोस्तों दाब होता है ना वो किया गया कार्य, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसको दोस्तों दाब बोलते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल उसे बोलते हैं आपके प्रेशर। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर। तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा यहाँ पर बल बटे क्षेत्रफल, वो बल बटे क्षेत्रफल, ये आपका जो दाब होता है उसका भी होता है। तो बल क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, तो बल होता है न्यूटन और क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसकी हो जाएगी, दाब की। ठीक है, कार्य की होती है जूल और बल की होती है आपके न्यूटन। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर दाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन के अणु होते हैं। अब देखिए इथेनॉल जो होता है दोस्तों उसमें का सूत्र आपको पता होना चाहिए कि इथेनॉल क्या होता है। तो दोस्तों C2H5OH ये होता है एथेनॉल या इथेनॉल। ठीक है, ये एथेनॉल का सूत्र होता है। ठीक है, और मैंने आपको IUPAC कराई तभी बताया था, ये आपका एथेनॉल का सूत्र होता है। अब आपसे ये पूछा कि इसमें कितने हाइड्रोजन है, तो आपको दिख रहे होंगे 5, तो ये रहे 1, ये रहा, कितने हो गए दोस्तों 6। तो कितने हो गए दोस्तों 6, तो 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा कि इथेनॉल में 6 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है, ठीक है, इसको सही कर लेना, सतत चाल से गति करती है तो इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है। ठीक है, अगर सतत यानी कि वो लगातार सेम कंटिन्यूअसली अगर कोई आपके कोई भी वाहन है वो लगातार गति कर रहा है तो उसमें से कौन सा कार्य नहीं करता, कौन चीज़ नहीं लगती है, दाब नहीं लगता है या आपके जड़त्व नहीं लगता है या बल नहीं लगता है, आवेग नहीं लगता है, कौन सा नहीं लगता है। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा हमने गलत पढ़ लिया है। क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर कौन सी चीज़ नहीं लगाए, ठीक है, तो वह लगातार एक समान चाल से गति करती रहती है। तो यहाँ पर जड़त्व का नियम ये कहता है दोस्तों, अगर किसी वस्तु पर
अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाए तो अगर वो गतिशील है तो गतिशील रहेगी, है ना, उसी दिशा में उसी वेग से गतिशील रहेगी। अगर कोई वस्तु है तो स्थिर रहेगी। ठीक है, ये आपके जड़त्व का नियम कहता है। न्यूटन का पहला जो नियम था उसने ये कहा था अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी और अगर गतिशील है तो उसी दिशा में उसी वेग से गतिशील रहेगी यदि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। तो ठीक है दोस्तों, यही आपसे पूछा है कि कोई वस्तु लगातार समान चाल से गति करती रहेगी यदि उनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है, मतलब क्या चीज़ उसको अप्लाई नहीं होती है, तो दोस्तों बल उस पर अप्लाई नहीं होगा तो उसी दिशा में उसी वेग से दोस्तों वो गति करती रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों सत्य है। तो देखिए यहाँ पर 3 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। तो देखिए पहला, CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, वैसे ठोस CO2 होते हैं ना दोस्तों, उसको माना जाता है शुष्क बर्फ, यानी कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में माना जाता है। तो पहला, अगर यहाँ पर ठोस होता तो इसका राइट आंसर पहला हो जाता। दूसरा, तरल के कण वाष्पीकरण के दौरान खोई हुई ऊष्मा को प्राप्त करने के लिए अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ठीक है, दूसरा भी सही है। तीसरा आपको दे रखा है ठोस CO2 गैस सीधे ही गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि पहले में अगर ठोस दिया होता कि सॉलिड CO2 इसको शुष्क बर्फ कहते हैं तो पहला स्टेटमेंट सही होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, 2 और 3 दोनों ही सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एरियोलर जो ऊतक होता है हमारे शरीर के किन अंगों को सहारा देता है और किन अंगों की मरम्मत करता है। तो दोस्तों हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं उनमें अगर कोई चोट हो जाती है, ठीक है, अगर उनमें कोई कमी हो जाती है, घाव वगैरह आ जाते हैं, तो दोस्तों आपका जो एरियोलर ऊतक होता है, एरियोलर टिश्यू होता है दोस्तों, वो आपकी हेल्प करता है इन घावों को भरने में और आंतरिक जो अंग होते हैं उनको सहारा प्रदान करता है आपका एरियोलर ऊतक। तो आंतरिक यानी कि इंटरनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जब ऊतक पढ़ेंगे तब आपको और डिटेल से यहाँ पर बता देंगे कि यहाँ पर तो ऊतकों के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत चालक जो होता है उसकी जो प्रतिरोधकता होता है, ठीक है ना, तो वो आपके किस पर निर्भर करती है, रेजिस्टिविटी होती है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था यहाँ पर जब आपको मैंने न्यूमेरिकल कराए थे तब आपको बताया था कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अगर ये आपका सिंबल है, ठीक है, ये समानुपाती का प्रोपोर्शनल का सिंबल इसको उठाते हैं तो एक यहाँ पर आपके स्थिरांक लिया जाता है, यानी कि R बराबर रो L/A। तो यहाँ पर जो रो है दोस्तों इसी को यहाँ पर बोला जाता है आपका रेसिस्टिविटी। ठीक है, रेसिस्टिविटी इसी को बोला जाता है, मतलब प्रतिरोधकता इसी को बोला जाता है। यानी कि रो बराबर यहाँ पर हो जाएगा RL/A। ठीक है, क्या हो जाएगा RA/L, क्या हो जाएगा RA/L, ये इसका आपके हो जाएगा। ठीक है, ये आपके होता है प्रतिरोधकता। अब दोस्तों किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, देखिए प्रतिरोधक को हटा दीजिए, ये क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करेगी, लंबाई के ऊपर डिपेंड करेगी और वो आपका, ठीक है, वो आपका जो पदार्थ है या आप चालक है वो दोस्तों किसके ऊपर बना हुआ है, किस चीज़ का बना हुआ है उसके ऊपर भी दोस्तों वो डिपेंड करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी, लंबाई पर निर्भर करेगी और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करेगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको दे रहा है कि 12 किलो की एक वस्तु है जो ज़मीन से एक निश्चित ऊंचाई पर रखी गई है, तो यदि इसकी स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए आपसे दिया है इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है mgh का मान आपको दे रखा है 600 जूल। अब देखिए m का मान आपको दे रखा है 12 किलो लिख लिया। ठीक है, g का मान दे रखा है 10 लिख लिया, गुणा h बराबर दे रखा है h याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हल करेंगे। अब देखिए 0 से 0 और 12 को इधर भेजेंगे तो 12 जाएगा 60 के भाग में, यानी कि h बराबर हो जाएगा 60/12 यानी कि 12 × 5। ठीक है, तो 5 बराबर इसका राइट आंसर जाएगा 5 मीटर। क्या दोस्तों 5 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बल जो होता है उसका सूत्र क्या होता है। देखिए बल का होता है बिल्कुल सिंपल सा F बराबर ma। तो आप देख लीजिए कौन सा इसका रासायनिक सूत्र है, यानी कि F बराबर ma। तो देखिए ma यानी कि द्रव्यमान बटे त्वरण, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान इंटू त्वरण। चलिए अगला जो देखते हैं अगला क्वेश्चन, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक वेग से चलने वाली, ठीक है, चाल से चलने वाली वस्तु को क्या बोला जाता है। मतलब अगर कोई ऐसी आपके वस्तु है जिसकी स्पीड दोस्तों वायु में ध्वनि के वेग से अधिक है। अब देखिए नॉर्मली जो ध्वनि का वेग होता है
वो 330 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होता है, ठीक है। नॉर्मली जो ध्वनि का वेग होता है वो 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। अब आप सोचेगा अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसका वेग इससे ज़्यादा होता है तो उसे दोस्तों क्या बोला जाता है, तो दोस्तों उसको बोला जाता है पराध्वनिक यानी कि सुपरसोनिक, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए हमारे चैनल को। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।